पॉइंट्स हैं जो कि एडोलेसेंट पोर्शन में पढ़ा जाता है, ठीक है। सो एडोलेसेंस एक्चुअली है क्या? इट इज़ द ग्रुप, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम कंटिन्यू करेंगे। आप बोलोगे मैम आपने जैसे बताया था कि लिखते वक्त इंट्रोडक्शन लिखना है, मीनिंग लिखना है, डेफिनेशन देना है, तो यहाँ पे हम कैसे करें? सो इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग पोर्शन यही है आपका। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग पोर्शन दोनों एक साथ प्रेजेंट है। दिस वन इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग मतलब परिचय भी है और उसके जो भी सरलार्थ पॉइंट पे लिखा गया है, मीनिंग लिखा जाता है जिससे आप समझ पाते हो वो पॉइंट लिखा है। बट कोई डेफिनेशन का हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अरे डेफिनेशन देखोगे अंदर ही है। WHO आइडेंटिफाइज, तो WHO ने क्या बोला? तो हम कैसे लिखते हैं डेफिनेशन को? अकॉर्डिंग टू एनी एजुकेशनिस्ट, अकॉर्डिंग टू एनी हिस्ट्रियन और अकॉर्डिंग टू एनी रिसर्चर, अकॉर्डिंग टू एनी एनसाइक्लोपीडिया और वेब जस्ट लाइक होता है आप किसी वेबसाइट से लिए हो, कोई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हो, तो कहीं से भी लिए हो तो उस पर्सन का हम नाम मेंशन करते हैं या उस वेबसाइट का हम नाम मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे WHO एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया जिसने यहाँ पे एडोलेसेंस को आइडेंटिफाई किया। बट यहाँ पे सेपरेट कोई डेफिनेशन हेडिंग के साथ हम नहीं लिख रहे। आप चाहो तो इसको सेपरेट में भी रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे देख लो क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, मतलब कौन से एस्पेक्ट्स को हम डोमेन भी कहते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, रिसेंटली कल से आज में 10-15 बच्चे ज्वाइन किए हैं न्यू, सो उनके लिए बोल दूँ दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास, आई नो दैट, बट दिस इज़ द लास्ट स्टेज एज पर योर बुक लास्ट स्टेज ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे का मैच्योरिटी जहाँ पे स्टार्टिंग होने वाला है और जहाँ पे ग्रोथ एंडिंग होने वाला है, तो उस बेसिस पे दिस इज द लास्ट स्टेज, ओके। अदरवाइज मैच्योरिटी बिगिंस होने वाला है, तो वी आर इन ए ट्रांजिशन पीरियड। जस्ट लाइक लेटर चाइल्डहुड पीरियड को बोला जाता है, इट इज़ द ट्रांजिशन बिटवीन द अर्ली चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। लेटर चाइल्डहुड पीरियड को हम ऐसे भी बोल सकते हैं डायग्रामेटिक कि लेटर चाइल्डहुड LC हमने लिखा, तो इससे पहले क्या आएगा? अर्ली चाइल्डहुड, और इसके बाद क्या आएगा? एडोलेसेंस। सो दिस इज द ब्रीज गैप, मतलब जो गैप था उसको ब्रीजिंग करने के लिए लेटर चाइल्डहुड था। बट अभी हम मेंशन करें कि हमारा एडोलेसेंस जो पॉइंट है, सोचो ये एडोलेसेंस है। एडोलेसेंस इज ऑल्सो ए ब्रीज बिटवीन टू थिंग्स और टू स्टेजेस। एक होता है एडल्टहुड, AH हमने लिखा जो कि 19 के प्लस में आएगा, एंड उससे पहले हमने चाइल्डहुड लिखा, चाइल्डहुड में 2 स्टेज आएंगे। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? एडोलेसेंस करता है। एडोलेसेंस किशोरावस्था करता है, जो कि आपका बाल्यावस्था एंड पौढ़ अवस्था, ज्येष्ठावस्था बोला जाता है। ज्येष्ठा मतलब बड़ा, पौढ़ मतलब बड़ा, ठीक है। उस अवस्था को हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे हमें थोड़ा बेसिक आइडिया मिल चुका है। बट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, फिजिकल डेवलपमेंट क्या क्या होगा, ठीक है, वो मेंशन है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कितने पॉइंट्स आएंगे देख लो। देन आपका बहुत सारा पॉइंट्स मैं दूंगी। सोशल डेवलपमेंट ये है, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। यहाँ तक के पॉइंट में ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, यहाँ तक के पॉइंट पे करंट इश्यूज के पहले। अब बोलोगे मैम करंट इश्यूज देन क्या है? करंट इश्यूज आपका सेकंड क्वेश्चन है एडोलेसेंस रिलेटेड। थोड़ा हिंट ले लो। करंट सिचुएशंस ये बताएगा कि इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं चेक करती हूँ कि इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय जो देख रेख है, पॉइंट ऑफ व्यू है, उस विषय वस्तु को लेते हुए आप ये बताएं और you want to explain about, or question is that adolescence is a period of development or maximum development occurs in adolescence. Explain with the current situation of adolescence period in Indian context. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एडोलेसेंस बच्चों को, जो एडोलेसेंस हैं, टीनेजर्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और वो क्या फेस कर रहे हैं, उस पॉइंट्स को लेके आप एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो उस पॉइंट्स को लेके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सो हो सकता है कि ऊपर का क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आए तो ये शॉर्ट में आएगा सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड लॉन्ग में आए तो ऊपर का क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा। तो ये इसलिए 2 क्वेश्चन आज हमें कंप्लीट करना है, ओके। थोड़ा बेसिक मिल गया। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो एडोलेसेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स, एडोलेसेंस क्या है? सो इट इज द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बिटवीन द एजेस क्या है 13 to 19। सो आपको मैंने मेंशन जब किया था स्टार्टिंग में तो 12 to 18 भी मेंशन किया था। तो 12 to 18 ऑल्सो करेक्ट, 13 to 19 ऑल्सो करेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? टीन एज। बोलोगे मैम 12 तो नहीं आ रहा है। अरे उधर तो था ना 6 to 12। तो 12 ऐसा पीरियड है जो आ रहा है लेटर चाइल्डहुड पीरियड में और स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द प्यूबर्टी, जब हमें मतलब बड़ा होना है।
हमें मैच्योरिटी नहीं आ रहा है, प्यूबर्टी आ रहा है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बोला जाता है। इस स्टेज में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। इवन अभी तक बॉडी में जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे छोटे बच्चों में, वो हार्मोन्स अभी चेंज होंगे और उनका रेंज बढ़ेगा। इवन सेक्सुअल हार्मोन्स डिराइव होंगे बॉडी से और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शन स्टार्ट होंगे। तो इसको रिमेंबर रखना है, ठीक है। सो देखो WHO ने क्या बोला है, WHO आइडेंटिफाइज एडोलेसेंस एज द पीरियड, ठीक है, ये डॉट एक्स्ट्रा पड़ गया। एडोलेसेंस एक पीरियड है इन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट ऑकर्स आफ्टर चाइल्डहुड एंड बिफोर एडल्टहुड। अभी बोल दिया था ना कि चाइल्डहुड इधर रह गया, ये एडल्टहुड है, और इसके बीच का जो स्टेज है वो कौन सा है, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस, तो WHO ने यही बोला। एंड ये एज पीरियड एज पर WHO कितना है, 10 to 19। 10 to 19 सोचो, हम लोग 12 to 19 में थिंक कर रहे थे, अब तो 10 to 19 में भी है। ये चीज़ नोटिस करना, हम लोग भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो वहाँ पे भी बोला जाता है अगर कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाता है, या फिर उसका फूड इंटेक इतना है कि ऑयली बहुत खाता है, वो फास्ट फूड ही खाता है, मतलब एवरी टाइम वो नीड करता है, तो उसका ग्रोथ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। मे बी बहुत फास्टर हार्मोनल साइकिल्स चलेगा या फिर स्लोअर चलेगा। PCOD हो सकता है, PCOS हो सकता है, या फिर जस्ट लाइक बीमार पड़ सकते हो, कोलेस्ट्रॉल इशू हो सकता है, फैट इशू हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और इसके पॉइंट से ये बोल सकते हैं कि बॉडी में जो चेंजेस आना था वो जल्दी आ सकता है, लेट में भी। तो मोस्ट प्रोबेबली इन 90 केसेस जल्दी बॉडी में चेंजेस आना स्टार्ट करता है, स्पेशली गर्ल्स के बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द टर्म एडोलेसेंस, ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है ना एडोलेसेंस, हैज इट्स ओरिजिन इन द लैटिन वर्ब। देखो इसको ऐसा लिख सकते हो या फिर और एक लाइन बता देती हूँ। द टर्म एडोलेसेंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ऐसा आप लिख सकते हो, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, वर्ब ना लिख के वर्ड भी लिख सकते हो, एडोलोसियर, सो दैट इज एडोलेसियर, ठीक है। एडोलेसियर का मतलब है टू गो इनटू एडल्टहुड, मतलब ये सोच लो एक बच्चा अभी बड़ा हो चुका है, प्यूबर्टी में आ चुका है, और उसी को मूव करके वो एडल्टहुड में जंप करेगा। जो ये रास्ता वो पार कर रहा है और उसके बाद वो एडल्टहुड में चला जाएगा, तो उसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। कौन सा टर्म आया, एडोलेसियर, क्लियर, एडोलेसियर। आप बोलोगे मैम हिंदी में लिखना है इस वर्ड को, इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आपको भी इंग्लिश में लिखना है कि एडोलेसेंस जो शब्द है वो लैटिन टर्म से आया है, और लैटिन शब्द से आया है एडोलेसियर, जिसका मतलब है टू गो इनटू एडल्टहुड में चले जाना और घुस जाना, ठीक है। 10, इट इज द ट्रांजिशन और ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। समझ गए होंगे, क्वेश्चन बाद में पूछूंगी। एडल्टहुड एंड चाइल्डहुड के बीच में ये एक ट्रांजिशन पॉइंट और ब्रिज पॉइंट है, एक तरफ रह गया चाइल्डहुड, एक तरफ रह गया एडल्टहुड, तो ये बीच में आपका रह गया, ठीक है। इट इज एन एडजस्टमेंट। अच्छा, एडोलेसेंस इज द पीरियड, अभी मैंने बोला ना हर एक चीज रैपिड होगा, हर एक चीज जोरदार होता है, मतलब तूफानी आएगा ना, साइक्लोनिक इफेक्ट जैसे आता है, तूफान होने वाला है, मन में, दिल में, दिमाग में, हर जगह होगा। सो इट इज अ पीरियड ऑफ रैपिड फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, मोरल, सेक्सुअल, इमोशनल। देखो एक एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गया अभी एस्पेक्ट्स में, सेक्सुअल, ठीक है, फिजिकल चेंज भी है, कॉग्निटिव चेंज भी है दिमाग में, सोशल मतलब सामाजिक चेंजेस भी आएंगे, आप समाज में जा रहे हो अभी अपना डिसीजन बताना सीख जाओगे, मोरल भी है, नैतिक नीति नियम के साथ चलना, कुछ लोग पसंद करते, कुछ लोग अवॉइड करते, सेक्सुअल, बॉडी में सेक्सुअल चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, इमोशनल, बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत ज़्यादा अदरवाइज शांत रहते हो, इसे मूड स्विंग्स बोलते हैं, ये बॉयज़ को भी होता है, गर्ल्स को भी होता है, ठीक है। एंड इट इज़ एन एडजस्टमेंट पीरियड, ये एक एडजस्टमेंट पीरियड है जहाँ पे हम अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स मतलब अपने भाई बहनों के साथ, टीचर्स के साथ, पीयर्स मतलब अपने सहपाठीगण और फ्रेंड्स, उनके साथ बहुत ही एडजस्ट करने को ट्राई करते हैं। इट इज़ द स्टेज आइडेंटिफाइड विद द ड्रामेटिक चेंजेस, याद रखना क्या चेंजेस आ रहे हैं, ड्रामेटिक चेंजेस इन द बॉडी। अब बोलोगे कि दो गर्ल हैं, ठीक है, एक का नाम भारती है, एक का नाम सोच लो अनन्या है, कुछ भी, अनन्या बहुत ही पतली रह गई, ठीक है, सेम एज के हैं दोनों, अनन्या पतले रह गए और भारती मोटी हो गई, तो ये दोनों जो चेंजेस हुआ सेम एज के होने के बावजूद, ये दोनों के चेंजेस जो हुआ ये एज पर द फिजिकल एडजस्टमेंट की वजह से, जो बॉडी में जो हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे, सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल डेवलप हो गया, उसके बेसिस पे ड्रामेटिक चेंजेस हुए, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई लंबा होगा,
तो हर एक पर्सन का अलग अलग होगा, वैसे ही बॉयज़ का भी है, ठीक है। सो अलॉन्ग विथ चेंजेस इन साइकोलॉजी, आपके दिमाग का भी चेंजेस होता है, सिर्फ बॉडी का चेंजेस नहीं, प्लस उसके साथ इनटू ए न्यू करियर, आप करियर में भी जाते हो ना। देखो जैसे मैंने सेलेक्ट किया था मुझे मेडिकल पढ़ना है, ठीक है, इवन इफ मैंने एमबीबीएस में जस्ट लाइक आप बोल लो एमबीबीएस का तो मैंने प्रिपरेशन भी नहीं किया था, सडन एग्जाम दिया था बीडीएस का क्लियर हो गया, तो उसके बाद भी आप करियर चूज़ नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ मनी या इशू, बैकग्राउंड इश्यूज तो बहुत सारे हैं, तो उसे छोड़ के आपने टीचिंग में घुस गए, एकेडमिक करियर में गए और उसके बाद टीचिंग में आ गए। तो ये आपके पॉइंट्स हैं, ये आपके पॉइंट्स हैं कि आप डिफरेंट साइकोलॉजी के पर्सन हैं, आपको क्या बनना है ये बचपन से आप जानते हो, बट ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन आप चेंज हो जाते हो, और ये आपको सिचुएशन दिखाता है टीनेज से ही, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ अ पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, इस स्टेज में बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट होता है, तो ह्यूमन का डेवलपमेंट होगा, ड्यूरिंग व्हिच ए यंग पर्सन, यहाँ पे जो यंग बच्चा है, मस्ट मूव फ्रॉम डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंस। देखो ये सारे वर्ड्स लाइंस बहुत अच्छे से याद रखो, सीटेट के इंपॉर्टेंट लाइंस बोल रही हूँ मैं, मतलब इवन आप कोई भी बुक परचेस करोगे, बुक भी बोल दूंगी, तो वो सब में भी ये लाइन से ही क्वेश्चन पिक करके रखा जाएगा। अगर एक यंग पर्सन है, जैसे कि हम 13-14 साल के बच्चे हैं, ठीक है, इस टाइम पे हम क्या चाहते हैं, हम लोग पहले कंप्लीटली डिपेंड थे अपने पेरेंट्स के ऊपर, बट अभी डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंस में आ रहे हैं, खुद कुछ काम कर रहे हैं, खुद का काम खुद कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं, तो डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी मतलब किसी पे निर्भर होना, और निर्भरशील से हम क्या हो जा रहे हैं, स्वावलंबी हो रहे हैं, मतलब खुद के काम को खुद कर सकते हैं, खुद हम परफॉर्म करेंगे। ऑटोनॉमी एंड मैच्योरिटी आ रहा है, स्वयं शासित, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं शासित, ऑटोनोमस बोलते हो ना, तो खुद का काम खुद करना, खुद डिसीजन लेना, मैच्योरिटी आ रहा है, और ये सारे पॉइंट्स आपको दिखाता है कि आप एडोलेसेंस पीरियड में आ चुके हो। द यंग पर्सन मूव फ्रॉम बीइंग पार्ट ऑफ फैमिली ग्रुप टू बीइंग पार्ट ऑफ पीयर ग्रुप। ये दिखाता क्या है, पहले आप थे ना सिर्फ फैमिली के विद इन थे, आपका जो रिलेशनशिप था ना ओनली फैमिली के साथ था, बट अभी ना पीयर के साथ भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अपने दोस्तों के लिए नहीं सोचते, ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे हम घर से ज़्यादा अपने दोस्तों के लिए सोचते हैं, फ्रेंड्स के लिए सोचते हैं, फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होगा तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा टाइप का सिचुएशंस आता है। हम यहाँ पे क्या होते हैं, देखो, एंड टू स्टैंडिंग अलोन एज एन एडल्ट, आप एक बड़े बच्चे हो तो एडल्ट जैसा आप अकेले खड़े होना सीख रहे हो इसमें। दस इट इज़ ए फेज ऑफ लाइफ दैट बिगिंस इन बायोलॉजी एंड एंड्स इन सोसाइटी। देखो ये अगर आप चेक कर रहे हो ना, ये जो फेज था लाइफ का जहाँ पे बच्चा कितने साल का था, 12 to 19 ईयर्स का बच्चा है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जैसे ही वो 11-12 साल का हो रहा है, मतलब लड़की है तो उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हैं। 13 से 14 साल का बच्चा है उसके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, मतलब बॉयज़ में। तो ये जो गर्ल एंड बॉयज़ में जो भी बॉडीली चेंजेस होते हैं, बॉडी के विद इन चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर, हार्मोन, ये सब में चेंजेस होता है, इसको क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। बट बायोलॉजी से निकल के ये कब खत्म होता है, जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है। तो बड़ा कहाँ पे होता है, सोसाइटी के विद इन, दोस्तों के साथ खेलते जुलते मिलते हुए वो बड़ा होता है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी से स्टार्ट हुआ, एंड हुआ सोसाइटी में, एंड हुआ सोसाइटी में। इट मीन्स दैट फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस आर यूनिवर्सल। इसका मतलब ये हुआ जितने भी बच्चे हैं हर एक बच्चे के बॉडी में चेंजेस आएगा, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस होगा, एंड ये यूनिवर्सल है। टेक प्लेस ड्यू टू मैचुरेशन, तो ये क्यों होता है, मैचुरेशन आपको प्राप्ति हो इसलिए। बट द साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल मैनिफेस्टेशंस आर डिटरमिन्ड बाय द मीनिंग गिवन टू दीज चेंजेस विद इन ए कल्चरल सिस्टम। तो अगर आपके दिमाग में कोई परिवर्तन आ रहा है या आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है ना, जो भी आपका सोसाइटी में कल्चर्स है उस कल्चर के चेंजेस की वजह से आ रहा है, ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ एडोलेसेंस ड्यूरिंग टीन ईयर्स, टीन ईयर्स मतलब समझ रहे हो, 10 ईयर्स मत लिखना, टीन ईयर्स मतलब 13 to 19 वाला पीरियड जो है, ये ना सब में अलग अलग होता है, वेरी लिखा गया है, वेरी कंसिडरेबली अकॉर्डिंग टू कल्चर, सोशल वैल्यूज ऑफ द नेटवर्क एंड सोशल आइडेंटिटीज दे ग्रो इन। आप जिस जगह बढ़ रहे हो मतलब अपने घर पे हो एंड सराउंडिंग में हो, वहाँ का एनवायरनमेंट अगर बहुत अच्छा है ना, आपका ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग होगा। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आपका ग्रोथ भी डाउन हो जाएगा, आप सोशल वैल्यूज़ कुछ नहीं सीख पाएंगे, जैसे सोसाइटी में लोगों को हेल्प करना चाहिए, ऐसा आगे बढ़ना चाहिए, तो ये हम नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए हमें टीन ईयर्स में भी भेदभाव देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। बच्चे जितना डिफरेंट एनवायरनमेंट में बड़े होंगे उतने ही टाइप मतलब उतने वेराइटीज़ में पर्सन्स बनेंगे, इंडिविजुअल्स यहाँ पे बनेंगे और वैसे ही बिहेव करेंगे। ओके, दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड मीनिंग पोर्शन। क्या हम क्लियर?
बोलो मैम फिर से स्टोरी। हाँ, स्टोरी अच्छे से सुनोगे फिर हम लोग गेम खेलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन वाला गेम खेलेंगे। चल, फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट, तो पॉइंट बनाते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट ये आता है, द स्टेज इज आइडेंटिफाइड बाय रैपिड ग्रोथ। तो देखो मैंने ग्रीन जो मार्क किया है दैट इज इंपॉर्टेंट, रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। समझ आ रहा है? एक बच्चे को देखा होगा बचपन से वो बहुत पतला है, बट ना 18-19 होते होते उसका एक मिनिमम हेल्थ वेल्थ मतलब हेल्थ एंड हाइट आ जाता है, हेल्थ एंड हाइट दोनों ही आ जाता है, वेट भी बढ़ जाता है, हाइट भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये मेरे साथ भी हुआ था एंड ऑब्वियस है सबके साथ होता है कि नॉर्मली हम लोग जैसे 15 ईयर्स तक के एज में है तो वेट हमारा 25 kg 30 kg, अभी के बच्चों का वेट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। फिर वो बड़े जब जैसे होते हैं तो अराउंड वो 60-70s में भागते हैं, इतना वेट बढ़ जाता है। और किसी किसी का एज के अकॉर्डिंग भी वेट नहीं बढ़ता तो वो माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। और एक पॉइंट आपको बता दूं, इस अकॉर्डिंग इस स्टोरी के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो जो गिवन नहीं है। हार्मोनल चेंजेस अगर आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मेल है या फीमेल है, बॉय है या गर्ल है, तो आपका वेट फ्लक्चुएट करेगा। एक चीज़ नोटिस करना, मॉर्निंग में आप इनिशियल वेट ले लेना, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पीरियड में मैंने वेट ले लिया, आफ्टर फ्रेशन अप होने के बाद मैं जस्ट लाइक बाथरूम चली गई, वॉशरूम में वॉश हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद एक हल्का फुल्का कपड़ा पहना और वेट कर लिया। तो वेट करने के बाद आपका वेट अराउंड आया 52 51 52, ठीक है, ये नॉर्मल वेट है, डोंट वरी, ये नॉर्मल वेट है गर्ल्स के लिए। अगर मतलब हेल्दी वेट इसको बोलते हैं, इससे अगर बहुत ज़्यादा में हो 60-70s में हो तो बहुत बढ़ गया, थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। 40s में हो तो अंडर वेट हो, तो ऑलवेज रिमेंबर रखना कि आपका वेट 48 से 50-55 के विद इन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, गर्ल्स हो तो। बॉयज़ का वेट वैसे BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स, तो अराउंड हाइट 5.5 के अंदर ही गर्ल्स का होता है मैक्सिमम, तो इसलिए ये वेट आपको बोला गया। तो 5.5 के लिए 60s तक का वेट भी चल जाएगा, बट बॉयज़ के लिए 70-72 मैक्सिमम है, ठीक है। उनका हाइट अगर 5.6 से 6 फीट के विद इन है, 6 फीट हो तो आप 75 तक भी जा सकते हो, बट उससे ओवर मत करना, ओवर करोगे आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। एंड क्यों बोल रही हूँ मैं इतना ज़्यादा, तो एक चीज़ नोटिस करना, आपका मॉर्निंग में वेट आफ्टर फ्रेशन अप होने के बाद अगर आपने चेक किया तो आपका वेट अगर 50s में दिखा रहा है, 50 है और 50+ है, देखना खाना खाने के बाद पानी बहुत सारा पी लिया, सो गए, ठीक है, रेस्ट ले लिया, फिर से उठे एंड चेक किया इवनिंग के टाइम पे, तो आपका वेट ना अराउंड 55 56 ऐसा भी हो सकता है। और अगर इतना फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रहा है खाना खाने के बाद, आपका वेट ऑलमोस्ट +1 या 2 कर सकते हो। बट अगर इतना रेंज में बच्चों का भी वेट बढ़ रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो सोच लेना कि आपके बॉडी में गर्ल्स हैं तो PCOS का सिम्टम्स आ सकता है, PCOD जो अभी टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा, ये सब आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। और हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा है, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज आपके बॉडी में ब्लड इशू है, ब्लड इशू है, मे बी हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम है, ठीक है। आपका अस्थमा का इशू हो सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन डाउन हुआ मतलब आपको डस्ट से इशू आ सकता है, इरिटेशन हो सकता है, बहुत कुछ है। अगर हार्मोनल इश्यूज हैं तो आपके पूरे दिन में वेट अगर 4-5 भी करते हो ना, तो 4-5 टाइप के वेट्स वेरिएंट दिखेंगे, ठीक है। वैसे बॉयज़ में क्या होता है, एंड ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, अभी गेम्स में ये चीज़ हुआ था, ठीक है, वेट बढ़ने के चलते गेम से डिस्क्वालीफाइड हो गए थे। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ों में होता है, सडन अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी में भी रहते हो तो वो बॉयज़ हो या गर्ल हो, आपका वेट बढ़ेगा। एंड एज कम्पेयर टू गर्ल्स, बॉयज़ का वेट क्या होता है, वो थिन दिखते हैं बट उनका वेट होता है स्केलेटन का, ठीक है। उनको मसल्स उतना हैवी नहीं मिलता है, हमारा मसल्स हैवी रहता है थाई जोन में या फिर हिप जोन के नीचे, बिकॉज यूटेरस को हम कैरी कर रहे हैं फॉर फ्यूचर, यूटेरस को अच्छा ग्रोथ चाहिए फॉर फ्यूचर, क्योंकि वहाँ पे बेबी ग्रो करेगा। ये सारा थोड़ा सा आइडिया रखना ताकि आप लोग लिख सके ये सारे पॉइंट्स को, ठीक है। अब चलो मैंने बहुत कुछ बोल दिया। द स्टेज इज आइडेंटिफाइड बाय रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, समझ आ गया होगा। नेचर ऑफ वेट गेन डिफर्स एज इट मीन्स मसल्स फॉर बॉयज एंड फैट फॉर गर्ल्स, समझ आया। अगर मसल्स होते हुए भी बॉयज थिन दिख रहे हैं, दैट मीन्स उनका स्केलेटन का वेट है एंड उनमें मसल्स ग्रोथ ज़्यादा होता है। बट एक्चुअली गर्ल्स को नीड होता है फैट, अरे गुड फैट नॉट बैड फैट, ओके। एक होता है ना बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, दोनों चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल को हमें रिमूव करना है धीरे धीरे, गुड कोलेस्ट्रॉल नीड होता है बॉडी के लिए, अदरवाइज हमारा बॉडी बेबी कैरी करने के लिए रेडी ही नहीं होगा, समझ आया। तो ये फैट
हम एक्यूमुलेट करते हैं अराउंड हीप्स, थाइज एंड लोअर बेली पोर्शन, यहाँ पे हमारा एक्यूमुलेट होता है। बॉयज़ में क्या होता है, आफ्टर 30s उनका वेट इंक्रीज होता है नियर अबाउट एब्डोमेन पोर्शन और टमी एरियाज में, ठीक है, उनका टमी एरियाज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो अपना फेस भी उनका बढ़ता रहता है, प्लस हाथ पैर सब बढ़ेंगे, बट स्पेशली उनका बेली पोर्शन और टमी पोर्शन बढ़ता है, ठीक है। गर्ल्स मैच्योर अबाउट 2 years अर्लियर देन बॉयज़, ये तो मैं 3 दिन से बोल रही हूँ, 3 क्लास से बोल दिया, लास्ट 3 क्लासेस में क्या है, बॉयज़ अगर 13+ में बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं थोड़ा बहुत उनके स्टेज के अकॉर्डिंग, तो गर्ल्स 11+ के एज में ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जैसे ही होता है वो बड़े हो जाते हैं और थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं। जस्ट नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। द स्टेज इज आइडेंटिफाइड विथ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स, ये भी बोल दिया था, सेक्शुअल कैरेक्टर्स आएंगे लाइक प्यूबिक हेयर्स। प्यूबिक हेयर्स कैसा, आपका जो सेक्शुअल पोर्शंस हैं, ठीक है, वहाँ पे हेयर्स ग्रो करेंगे, ठीक है, नॉर्मल। अच्छा, ये सारे चीज़ों को ना बुरा नहीं मानना है, ये मैं बहुत मैं बायोलॉजी की टीचर हूँ, सो मैं फ्रिक्वेंटली बच्चों के साथ बात करती हूँ, मेरे क्लास में कोई बच्चे नहीं हंसते, बिकॉज इनको खराब मत समझो, इनको समझाना ही नहीं है कि ये बुरे हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, ये समझाना बच्चों को। एंड जब आप एक साइंस टीचर और आर्ट्स टीचर बन के भी स्कूल में जाते हैं, तो कोई एक क्लास में सोचो आज साइंस टीचर नहीं आया है तो आर्ट्स टीचर पढ़ाएगा, तो उनको बेसिक साइंस के भी नॉलेज होने चाहिए, क्योंकि कभी एक कैंपस आ गया, हेल्थ कैंप बैठ गया, तो वहाँ पे आपको बोलेगा चलो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ऊपर 10 लाइन बताइए मैडम, आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा, सर को भी बोलना पड़ेगा, मैडम को भी बोलना पड़ेगा, तो बहुत लड़के ना हिचकिचाते हैं, तो उनको समझाना पड़ेगा पॉइंट्स क्या है एक्चुअली, क्या चेंजेस होते हैं, क्यों चेंजेस होते हैं। अगर ये सबको पता चल गया तो कोई हंसेगा नहीं इस टॉपिक्स पे। बॉयज़ में भी बहुत सारे चेंजेस हैं, उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हैं, बट उनको पता नहीं चलता है। इवन मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे बॉयज़ में नहीं है, बट उनका भी एक साइकिल होता है जहाँ पे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, बट वो साइकिल ऐसा होता है कि डेली एक्टिविटीज़ में वो पता नहीं रहता, नियर अबाउट 13 से ही स्टार्ट हो जाता है, इसलिए सडनली वॉइस चेंज होता है बॉयज़ में। एडम्स एप्पल दिखता है, गले में देखना एक हड्डी जैसा निकला हुआ है, ठीक है, बाहर की तरफ, जैसे मुर्गों में जो कॉक होते हैं, मुर्गा होते हैं, उनमें भी दिखता है, तो ऐसा पोर्शन भी होता है। बॉडी में स्वेट ज़्यादा आता है, ठीक है, स्वेट बहुत ज़्यादा आता है। वेट ए सेकंड, नेक्स्ट, सो यहाँ पे हो गया सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एक मैंने समझा दिया आपको प्यूबिक हेयर, तो प्यूबिक हेयर कहाँ पे होगा, सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं उसमें होगा। अंडर आर्म्स में हेयर्स आना, ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, पता है ना बचपन में इतना फेस ऑयली नहीं था जितना अब होता है, जितना पसीना बचपन में नहीं आया था अब आता है पसीना, सो दैट इज़ द पॉइंट कि आप बड़े हो चुके हो, आपका ग्रोथ हो रहा है, आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आपको जब भी एंजाइटी होता है ना, पसीना पसीना हो जाते हो, ठीक है, सो वो ठंडी के भी मौसम में हो बट पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ये सब समझ लेना कि आपका डेवलपमेंट प्रॉपर चल रहा है। स्वेट ग्लैंड का डेवलप्ड हो जाना, चेंज इन वॉइस फॉर बॉयज़, वॉइस चेंज होता है बॉयज़ में, एंड फेशियल हेयर्स आ जाना। पता है नॉर्मली क्या होता है, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों के फेस में हेयर्स ग्रो करते हैं, बट ज़्यादातर बॉयज़ के फेस में ज़्यादा पता चलता है कि हेयर्स ग्रोथ हो गया है, हेयर्स ग्रोथ हो चुका है, दैट इज कॉल्ड फेशियल हेयर, फेशियल हेयर ग्रोथ इन बॉयज़। हार्मोनल चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यू टू द चेंजेस इन द ग्लैंड्स, देखो अभी बोल दिया था, सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ग्लैंड्स में, ग्लैंड्स क्या होते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रंथि। सो आपके बॉडी में नियर अबाउट 40 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, हार्ट के लिए अलग, किडनी के लिए अलग, और स्टमक में अलग, और जस्ट लाइक लीवर में अलग, आपके जो ब्रेन है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी होता है, पिट्यूटरी से नियर अबाउट 8 टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और 8 मेन हार्मोन्स हैं बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के जस्ट लाइक प्रोलैक्टिन, मामारी ग्लैंड का ग्रोथ हो गया, बेबी के लिए जो भी ऑक्सीटोसिन, भासोप्रेसिन, बहुत टाइप के हार्मोन्स हैं। ये सोच लो, ये हार्मोन्स कहीं पे जाके तो एक स्टोर होंगे ना, स्टोर होने के लिए एक बैग चाहिए, और कहीं से अगर झड़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ से सिक्रीट हो रहा है, तो वहाँ से भी एक ट्यूब और सैक जैसा होना चाहिए, बैग जैसा होना चाहिए। अगर बैग जैसा है उसको ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हम बोल सकते हैं ग्लैंड। नॉर्मली ग्लैंड कोई बोलता है ना, तो ग्लैंड का शेप ऐसा आता है, समझ गए, क्लियर है। सो ग्लैंड प्लेस हुआ है बॉडी में, उसमें आ रहे सिक्रेशन, दैट मीन चेंजेस आएंगे। जैसे बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन गर्ल्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसको आप बोल सकते हो पीरियड्स आना, मेंस होना, तो ऐसा हो गया। टीन्स फ्रीक्वेंटली स्लीप मोर ड्यू टू दिस चेंजेस, पता है कभी कभी क्या होता है, आप अभी भी नोटिस कर सकते हो अपने बॉडी में अगर चेंजेस आ रहा है, सडन आप ना बहुत काम कर रहे हो, ठीक है, एक एक दिन नींद नहीं आती है एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से, और एक एक दिन ऐसा होता है कि 10-12 घंटे सोने को मन करता है,
फिर भी थकान नहीं जाता। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू ओवर एक्टिविटीज़। हम बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम दिमाग से थके हुए हैं, और डिप्रेशन एंजाइटी हमें अंदर से कुछ निचोड़ रहा है। सो ये चेंजेस आए। सिमिलरली सोच लो एडोलेसेंस पीरियड में हो गया। समझ गए होंगे? 9 to 9.5 आवर्स बच्चे सोते हैं इस टाइम पे, एंड ऑफन दे फील ऑकवर्ड बिकॉज ऑफ ग्रोथ स्पुट्स, दैट इज कॉल्ड स्पुट्स। मतलब ये जो फ्रिक्वेंटली बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं ना, अरे सोचो एक गर्ल है, गर्ल के बॉडी पे पहले, बॉयज़ में तो चेस्ट होता है, गर्ल्स में ब्रेस्ट आता है, तो नॉर्मल था बच्चा, कुछ चेंजेस नहीं था, सडन ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियस वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब। बॉयज़ में वैसे ही नॉर्मल था सब कुछ, सडनली उसका मुस्टर्स बियर्ड्स एंड वॉइस चेंज हो गया, वो अट्रैक्ट हो रहा गर्ल्स की तरफ, चलो उसमें चेंजेस आ गए। तो ये सारे जो चेंजेस हैं बहुत ही सेंसिटिव है, पता है। सम गर्ल्स में बिकम सेंसिटिव अबाउट देयर वेट, अभी वेट को लेकर समझा दिया है, एंड ट्राई टू लूज वेट रिजल्टिंग इन ईटिंग डिसऑर्डर। ऐसा भी होता है कि मुझे वेट कम करना है, सडन वेट इंक्रीज हो गया ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस एंड वेट कम करना है, तो आप जितना चाहो वेट नहीं कम होगा। अगर आप हेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो आपका वेट नहीं कम होगा। ईफ अगर कम करते हो तो कुछ महीनों के लिए आप जितना कंट्रोल किए हो उसके लिए वेट कम होगा, फिर जिस दिन खाना स्टार्ट किया फिर से वेट गेन करोगे। तो ये वेट गेन जो है धीरे धीरे कम करना बेटर रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है, ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है बहुत लोगों को, खाने से प्रॉब्लम है, कुछ लोग तो खाना ही छोड़ देते हैं, ठीक है, पतले होने के चक्कर में। टीन्स आर कंसर्न इफ नॉट फिजिकली डेवलपिंग एट द सेम रेट एज पीयर्स। ऐसा होता था कि हम जब बड़े होते थे तो मतलब अराउंड 13-14 ऐसा एज पीरियड में, तो बॉयज़ कुछ कुछ थे जिनका हाइट बहुत ही कम था हमसे, ठीक है। सडन क्या हुआ कि 2 साल के बाद उनका हाइट रैपिडली बढ़ गया एंड हम छोटे दिखने लग गए, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस अगर आ रहे हैं तो ये फिजिकली जो डेवलपमेंट रेट्स हैं वो अलग अलग है, और ये आप प्रिंसिपल्स ऑफ रेट में पढ़ा था, दैट इज अ रेट ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट इक्वल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। स्टेजेस सेम है, आप में भी इन्फेंसी है, मुझ में भी इन्फेंसी है, आप में भी अर्ली चाइल्डहुड, मुझ में भी एडोलेसेंट, आप में भी है, मुझ में भी, बट जो चेंजेस आए उसका जो रेट है, परसेंटेज है, वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। चलो अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ते हैं इन एडोलेसेंट। क्या है? इन एडोलेसेंट चेंजेस इन ब्रेन इंटरैक्ट विद एक्सपीरियंस। जो भी एडोलेसेंस में बोलो ना, कॉग्निटिव का मतलब होता है कोई चीज़ को अंडरस्टैंड करना, एक्सपीरियंस गेन करना, नॉलेज गेन करना, तो यही सारा चीज़ आपका कॉग्निटिव ग्रोथ में होगा। सो देखो, बच्चा जितना इंटरैक्ट करेगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ से, एक्सपीरियंस गेन करेगा, नॉलेज गेन करेगा, सोशल डिमांड गेन करेगा, एंड प्रोड्यूस रैपिड कॉग्निटिव ग्रोथ। कॉग्निटिव ग्रोथ रैपिड होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूवमेंट इन ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। किसी चीज़ का कारण सोचना, क्या कारण हो सकता है, और किसी चीज़ को सोच के उसको इम्प्रूवमेंट करवाना, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ब्रेन इज नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड अंटिल लेट एडोलेसेंट। जब तक लेट एडोलेसेंट नहीं हो जाता, लेट एडोलेसेंट बोल रही हूँ, लेटर चाइल्डहुड नहीं बोला, मतलब एडोलेसेंट के लेटर पॉइंट तक, 18-19 एज तक जब तक नहीं चले जाते तब तक आपका ब्रेन का फुल्ली ग्रोथ नहीं होता। एडोलेसेंट्स कैन टेक अदर्स पर्सपेक्टिव, बहुत सारे पर्सपेक्टिव को भी कैरी करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। दे कैन थिंक अबाउट नॉन कॉन्क्रीट थिंग्स। अरे मतलब जो चीज़ों को दिखता नहीं है, जो चीज़ें दिखता है वो फिक्स्ड होता है, जो चीज़ें नहीं दिखता वो फिक्स नहीं है ना। जैसे कि ट्रस्ट, लव, और जैसे कि आपका बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी। क्या आप किसी को दिखा सकते हो? दिखा सकते हैं किसी पे आप कितना ट्रस्ट करते हैं? ये परसेंटेज में दिखा सकते हैं क्या? ये सुन नो, नो मैम। किसी पे आप कितना बिलीव करते हो? मैं बोल रही हूँ आई बिलीव यू, बट मैं अंदर में बोलूँ अगर फिर से किया तो मैं बिलीव नहीं करूँगी। समझ आया? तो ये समझने का पॉइंट है, मतलब यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट बिल्कुल नहीं आ रहा, ठीक है। सो कौन से पॉइंट पे चेंजेस आता है? देखो लाल लाल हो गया इसलिए तुमको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा आई में इशू होगा, बट पहला पॉइंट मैं बोल दे रही हूँ, अटेंशन लिखा गया है, अटेंशन। अच्छा पता है, इंप्रूवमेंट्स आर सीन इन सिलेक्टिव अटेंशन एज वेल एज डिवाइडेड अटेंशन। दो टाइप का अटेंशन होता है, समझो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, देयर आर टू टाइप ऑफ अटेंशन। किसी चीज़ को आप कंप्लीट अटेंशन दे रहे हो तो उसे बोला जाता है सिलेक्टिव अटेंशन। कंप्लीट अटेंशन इक्वल्स टू सिलेक्टिव अटेंशन। कंप्लीटली उसी चीज़ों में डूब जाना, उसी चीज़ों को सोचना, कंप्लीट इक्वल्स टू सिलेक्टिव यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर किसी ने बोल दिया डिवाइडेड अटेंशन, मतलब आप एक साथ 4 काम कर रहे हैं एंड चारों कामों को आप अटेंशन दे रहे हो, तो आपका अटेंशन क्या हो गया? डिवाइड, 25%, 25%, 25%, 25%। ये रेंज अगेन चेंज हो सकता है। कैसे?
अगर कोई काम, सोच लो, कोई काम जैसे 4 काम फिर से करे, बट मुझे ना पहला काम जो फर्स्ट में है वो ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने इसको 10% दिया। सेकंड काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने 40% दिया। थर्ड काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 45% दिया। और लास्ट काम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, सिर्फ ओवरलुक करना है, तो 5% दिया। तो अटेंशन का रेंज भी डिफर करेगा। अगर ऐसे फॉर्म में अटेंशन दे रहे हो तो दैट इज कॉल्ड डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन। अगर कंप्लीटली चूज करके किसी चीज़ को अटेंशन दे रहे हो, वो भी 100%, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव अटेंशन। तो हम जिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे वो आपका सिलेक्टिव है। हम अगर थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ को अटेंटिव वे से देखेंगे तो डिवाइडेड अटेंशन। बस इतना आपको रिमेंबर रखना है। चलो नेक्स्ट, मेमोरी। पता है मेमोरी नेक्स्ट पोर्शन में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। मेमोरी बहुत टाइप्स के होते हैं। बोलोगे मैम मेमोरी भी बहुत टाइप्स का है? यस, शॉर्ट टर्म मेमोरी, गजनी देखा है ना, गजनी, हाँ 30 सेकंड 40 सेकंड, मैंने ये भी ज़्यादा बोल दिया, बहुत ज़्यादा बोल दिया, 3 से 4 सेकंड मतलब मैक्सिमम वे में। और इसका एक स्टोरी सुनोगे इसके पीछे, मतलब मैं ना हमेशा जब भी पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा बनना है, ठीक है। सोच लो, कोई ईगो अहंकार कुछ नहीं रखना है, नॉर्मल एक कन्वर्सेशन में बात करें, जनरल हो, मेहनत बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। बाय लक कुछ पॉइंट्स में कटोगे एवरी टाइम। 3-4 साल प्रिपेयर करने के बाद एक जॉब में आपको मिलेगा, और जहाँ जब जॉब मिले बहुत रेस्पेक्ट वाला जॉब मिले, ठीक है। तो ऐसा सोच के अगर पढ़ते हो, ठीक है, तब बिहाइंड द स्टोरी हर एक चीज़ का पढ़ना क्या है। अगर मैं बोलती हूँ कि एक पर्सन कम समय के लिए कोई चीज़ को याद रखता है, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी। अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा समय के लिए कोई चीज़ों को रिमेंबर रख रहा है, दैट इज अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। अगर कोई पर्सन एक दिन का मेमोरी को दूसरे दिन के साथ जोड़ रहा है, फिर उसको तीसरे दिन के साथ जोड़ रहा है, इट इज़ जस्ट लाइक सीरियल। सीरियल ही चल रहा है, सीरीज में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड वेब सीरीज। आप देखते हो वेब सीरीज़ के ना पहले स्टोरीज आते थे, ठीक है, कार्टून बुक्स और कॉमिक्स में आते थे, अब वो वेब सीरीज़ बन चुके हैं। मूवीज़ भी देखो, वो पार्ट वाइज आ रहा है। तो अगर एक चीज़ दूसरे चीज़ से और एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से जुड़ा है, और उस टाइप के मेमोरी को बोलते हो एपिसोडिक मेमोरी। रिमेंबर रखना, एपिसोडिक मेमोरी, ओके, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एपिसोडिक, ठीक है। इसके बाद और भी मेमोरी है। अगर कोई मेमोरी को आप ऊपर ऊपर याद रख रहे हो, मतलब हल्का फुल्का नॉलेज चाहिए, अरे मुझे ना बस थोड़ा सा बता दे, मुझे हल्का फुल्का नॉलेज चाहिए, तो हल्का फुल्का मतलब एक्सप्लीसिट। एक्सप्लीसिट, EXPLICIT, ठीक है। अगर मुझे डेप्थ में नॉलेज चाहिए, इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट, ठीक है। ये सब याद रखो। क्या क्या बोला, कितने टाइप का बोला, जल्दी से बोलना, बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी बोलो। देखो चलो, सो मेमोरी हो गया। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड, पता है कोई भी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दिया, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो फटाफट आंसर्स दे रहे हो, फास्टर, तो आप बोल सकते हो कि आप ना इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ अगर एज 6 से मिडिल एडोलेसेंस पीरियड तक फास्टर होता है, तो हम पकड़ सकते हैं उस बच्चे का IQ एवरेज से ज़्यादा है। समझ आए। नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स। अच्छा सुनो, जब आप कोई चीज़ को समझ रहे हो ना, उसको अरेंज करते हो, उस चीज़ के बारे में सारा अवेयर रहते हो, और यूजुअली जो भी आपका थिंकिंग कैपेसिटी है वो सब अच्छे से चल रहा है, उसी को ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है जहाँ पे अरेंजमेंट होता है। जैसे कि होता है ना, संस्था में काम हो रही है, तो संस्था में क्या हर एक पर्सन एक ही काम करता है? नहीं, हर एक को डिवाइडेड फॉर्म में रखा जाता है, और इंडिविजुअली सारे पर्सन एक साथ मिलकर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे थॉट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। पहले हम चीज़ों को समझेंगे, अरेंज करेंगे और रिमेंबर करके बहुत टाइम तक रखेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं, एक नया वर्ड आपको बताती हूँ। मेटा मेटा तो सुना ही है आपने, बट ये मेटाकॉग्निशन है। मेटाकॉग्निशन क्या होता है पता है? एडोलेसेंस कैन थिंक अबाउट थिंकिंग इटसेल्फ। मतलब एडोलेसेंट जो बच्चे हैं खुद से भी सोच सकते हैं कुछ नए चीज़, बट उनको ना बस मॉनिटरिंग चाहिए, मतलब कोई एक थोड़ा गाइड कर दे, वो खुद से बहुत कुछ सोच लेते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड द एबिलिटी टू प्लान अहेड। मतलब एक बच्चा कल क्या करेगा, परसों क्या करेगा, वो खुद से सोच सकता है, वो अगर एडोलेसेंट पीरियड में, अगर मेटाकॉग्निशन में है। और कौन सा रिजल्ट आ सकता है फ्यूचर में, जैसे कौन से रिजल्ट्स आएंगे, कौन सा अल्टरनेटिव वो चूज करेगा, कौन सा इवेंट होगा, वो कॉन्शियस है कि नहीं। सुनो, अभी आपके माइंड ना 3 स्टेजेस में रहता है, हमारा माइंड 3 स्टेजेस में रहता है। अगर हम सारी चीज़ों को अवेक रह के, मतलब चेतना युक्त रहना है, आप जगे रहोगे, सोना नहीं है,
और उसी चीज़ में अगर हर एक चीज़ को समझते हो प्रॉपरली, काम करते हो उसके साथ, तो उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। अगर हाफ हाफ हो, सबकॉन्शियस। अगर आप अनकॉन्शियस हो, मतलब आप बेहोश हो या फिर सो चुके हो, जहाँ पे आपको कुछ भी बोला जाए तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर एक इंसान खुद से कॉन्शियस है, समझ पा रहा है, अरेंज कर पा रहा है, सोच पा रहा है, किसी चीज़ का रिजल्ट जान पा रहा है और रिजल्ट को वेरीफाई कर पा रहा है, दैट मीन्स ये मेंटल एक्टिविटी का मेटाकॉग्निशन है। समझ आया? मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ों में चल रहे हैं हम लोग, मेंटल एबिलिटीज़ का जो हार्ड एक्टिविटीज़ है ना, उसे मेटाकॉग्निशन पॉइंट पे देखा जाता है। चलो नेक्स्ट, डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। पता है, इसको हम मैं शॉर्टकट बताती हूँ। सोचो आपने ना घर पे क्या किया, आज बहुत सारा चीज़ आपको बोला गया सेपरेट करने के लिए। चावल एंड दाल, मतलब राइस एंड दाल को मिक्स करके आपके मदर ने आपको दे दिया, बोला कि दोनों को अलग अलग करो। आपने जो एक एक पॉइंट को चूज करके अलग किया ना, एक एक एलिमेंट को, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट चूजिंग। मतलब जो भी चूज कर रहे हो, दाल के हिसाब से दाल को चूज किया, राइस के हिसाब से राइस को चूज किया। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हर एक जनरल पॉइंट से मेन पॉइंट्स को लेके एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, या समरी बनाना है, या फिर विषय वस्तु बनाना है। इस पॉइंट को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसमें बच्चे को अलाउ किया जाता है कि वो कैपेसिटी टू लव, थिंक अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड पार्टिसिपेट करे मोर मैथमेटिक्स एडवांस थिंकिंग में। जैसे कि बच्चों को मैथ ओलंपियड्स में छोड़ा जाता है, छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते, बड़े बच्चों को छोड़ा जाता है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करके कुछ एक्स्ट्रा करके आ सके। ठीक है। थिंकिंग एंड रीजनिंग, पता है थिंकिंग रीजनिंग एक एक्स्ट्रा एडवांस्ड वर्क है आपके थिंकिंग कैपेसिटी का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। मतलब यहाँ पे बच्चा अपना फुल रेंज में हर एक चीज़ को इनहेरेंट करता है, नॉलेज में वो बड़ा है, हाइपोथेटिकली सोच सकता है, प्रूफ के साथ, जो चीज़ को आप प्रूफ करते हो, ठीक है, जिसके पास एविडेंसेस होता है, लॉजिकली सोचता है बच्चा। 12 to 18 ईयर्स में बच्चे को कैपेसिटी है वो सोचने का, बच्चा लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है, स्कूल वर्क करता है, एंड चीज़ों को मतलब पर्सनल प्रॉब्लम्स को वो स्कूल प्रॉब्लम्स के साथ एक साथ मर्ज नहीं करता है। दैट मीन्स ये बच्चा जानता है कौन सा चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा चीज़ ज़्यादा ईजी है, तो वो सेपरेट करना जानता है और उसका रीज़न भी निकाल सकता है। चलो, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आपने क्या समझा कि लेट एडोलेसेंट पीरियड में क्या क्या और होगा। जैसे कि बच्चा 18-19 ईयर्स में है तो क्या होगा, यूजेस कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, ठीक है, बच्चा लेस सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, लेस सेल्फ सेंटर्ड, खुद के लिए नहीं सोचेगा, लेस कम सोचेगा खुद के लिए, पर्सनल डिसीजन मेकिंग कर सकता है। ही इंक्रीज थॉट्स अबाउट, देखो वो ज़्यादा क्या चीज़ पढ़ना पसंद करेगा, ग्लोबल कंसेप्ट, जैसे कि हो गया जस्टिस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, पेट्रियटिज्म बोलते हैं, देशात्मबोधक, ठीक है, देश के लिए सोचना। ऑफन डेवलप्स आइडियलिस्टिक व्यूज, आइडियलिस्टिक मतलब जानते हो, आदर्शवादी, आदर्शवादी, अब मतलब आंखें रखना, जैसे आप बोलो ना कि मेरे आदर्श कौन है, विवेकानंद जी, एपीजे अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तो उनके पॉइंट्स को फॉलो करना। तो स्पेसिफिक टॉपिक और कंसर्न में हम अच्छे अच्छे पॉइंट्स को चूज करेंगे। मे डिबेट एंड डेवलप इंटॉलरेंस ऑफ अपोजिंग व्यूज, अगर आपको कोई चीज़ गलत लगता है तो आप डिबेट करके उसको अपोज कर सकते हो। बिगिन्स टू फोकस थिंकिंग ऑन मेकिंग करियर डिसीजन, देखो अभी आपके पास करियर डिसीजन लेने का कैपेसिटी है। बिगिन टू फोकस थिंकिंग ऑन इमर्जिंग रोल इन एडल्ट सोसाइटी, अभी ना आपके रोल्स अलग अलग होंगे सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, नए नए रोल्स मिलेंगे। चलो, सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, क्या है सोशल डेवलपमेंट, जल्दी जल्दी करते हैं। इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम इंक्रीज, एज के हिसाब से इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम मिलता है, ठीक है। मेंटल ऑटोनोमी, पेरेंटल सपोर्ट इज स्टिल नेसेसरी, मतलब आप मेंटल ऑटोनोमी में हो, खुद का डिसीजन खुद मतलब ले सकते हो, लिख सकते हो, सब कर सकते हो, बट फिर भी हमें पेरेंट्स का सपोर्ट थोड़ा चाहिए। रिलेशनशिप विद पेरेंट्स चेंजेस इन 3 वेज, देखो पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता कैसे चेंज हुआ है, रिलेटेबल है कि नहीं बोलना। एज कॉग्निटिव एबिलिटी इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपका सोच बढ़ता है ना, दे लुक एट पेरेंट्स एज इंडिविजुअल एज वेल एज पेरेंट्स, मतलब आप सोचना स्टार्ट करते हो कि पेरेंट्स एक ह्यूमन है, उनको भी पूछना चाहिए और नहीं पूछने से भी चलेगा, हम अपना कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ अभी भी आप लोग करते हैं, बट लास्ट पॉइंट पे जब कुछ गलत हो जाता है ना तो पेरेंट्स पे हम डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं दे इंटरप्रेट रिलेशनशिप विद पेरेंट्स रैशनली, हम बोल सकते हैं कि अगर पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है तो ये पूरा एक्सटर्नल इंटरनल पॉइंट्स को लेके चलेगा, ठीक है। लेस टाइम इज स्पेंड विद द फैमिली एंड पेरेंट्स, हम बहुत कम समय अभी गुजारते हैं, जैसे कि हम 18-19 के हो जाते हैं तो ज़्यादा टाइम पेरेंट्स के साथ स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, बहुत लोगों को ये। मोर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स विद पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स बढ़ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी, झगड़े भी लग जाते हैं।
इंटीमेट रिलेशनशिप किसके साथ है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अपने दोस्तों के साथ, पीयर्स, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। दे ट्राई टू रीजन इन एडल्ट टर्म्स अबाउट मोर इशूज एंड वैल्यूज। हम लोग ज़्यादा कौन से बात पे मतलब आगे बढ़ते हैं, रीजन ढूंढते हैं एडल्ट टर्म्स में, मतलब बड़े लोग जो बात करते हैं उस पॉइंट्स को लेके बात करते हैं, उस इश्यूज पे काम करते हैं। पॉलिटिकल, दे ऑल्सो क्वेश्चन सोशल एंड पॉलिटिकल बिलीफ, जो हमारे मतलब संवैधानिक पॉइंट्स हैं, सोशल पॉइंट्स हैं, उस पर भी हम लोग ज़्यादा बात करना स्टार्ट करते हैं। विद द वर्ल्ड बिकमिंग ए ग्लोबल विलेज थ्रू इंक्रीज कम्युनिकेशन हैज़ लेड टू द इमर्जेंस ऑफ ए वर्ल्ड यूथ कम्युनिटी। हम चाहते क्या है, जैसे कि हमारा देश अभी ना ग्लोबल विलेज बनने वाला है, ठीक है, पूरे देश को हम गांव बनाने वाले हैं, तो वो उसके लिए क्या चाहिए? वर्ल्ड यूथ कम्युनिटी चाहिए। एंड पता है कॉमनलिटी चाहिए, मतलब कॉमन इंटरेस्ट, हर एक बच्चा का सेम इंटरेस्ट होगा। एडोलेसेंट अक्रॉस कल्चर सच एज, देखो हमारा अगर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से आए हैं तो स्टाइलिंग भी अलग अलग हुआ, ड्रेसिंग अप, खाने पीने का, हैबिट्स का, म्यूजिक प्रेफरेंस का भी हो गया। मोरल डेवलपमेंट चलते हैं, क्या है? दे डेवलप ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड। मोरल ना, नैतिक विचार, नीति नियम के साथ चलेंगे, मतलब हम ज़्यादातर शॉर्ट में चल रहे। पॉजिटिव नेगेटिव वेज में सोचना, फैक्ट्स पे काम करना, जो एक्चुअल फैक्ट है उसी पे काम करना, उसी पे डिसीजन मेकिंग करना। ओके, एडोलेसेंट बिगिन टू फॉर्म हिज और हर ओन कोड ऑफ एथिक्स, मतलब ना मैं अपना डिसीजन खुद लूँगा, मेरा नियम अपना रहेगा, किसी और के ऊपर मैं निर्भर नहीं रहूँगा, और मेरे कोड्स मैं खुद बनाऊंगा, ठीक है। जितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, खुद का आइडेंटिटी आप ढूंढते हैं और इसीलिए ये चीज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्सन सिस्टमैटिकली रहना पसंद करेगा, फ्यूचर गोल्स, ओन प्लानिंग, ये सब के साथ उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट, इमोशनल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंट। क्या है इमोशनल डेवलपमेंट? पता है इस स्टेज में एरिक एरिक्सन एक पर्सन है जिन्होंने स्टेजेस को 8 पार्ट में डिवाइड किया है और वर्सेस पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। इस पॉइंट पे ना बच्चों को एडोलेसेंट में आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, वो अपना आइडेंटिटी सर्च करते हैं, इफ उनको आइडेंटिटी ना मिले तो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक घर पे हम लोग क्या करते हैं ना, अगर काम करते हैं अच्छा खासा तो हमारे पेरेंट्स जो है ऐसे ही बचपन से हमें कुछ निकनेम दिए रहते हैं, ओके। वैसे जब आप बाहर काम करना चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे निकनेम मिलता है। जस्ट लाइक माई फ्रेंड्स कॉल मी नंदू, ठीक है, नंदू, नंदिनी, नंदिता, ऐसा कुछ कुछ अलग अलग नेम से वो पुकारते हैं, ठीक है। फिर कुछ कुछ अपना अपना वे से भी उनका पुकारना रहता है। तो ये सारे जो निकनेम्स मिलते हैं, ठीक है, तो ये निकनेम्स डिफरेंट पर्सन्स के होते हैं, डिफरेंट वॉइस से आते हैं, और उनके बोलने से ही हमारा इमोशनल पॉइंट्स ना स्विंग करता है, चेंजेस हो जाते हैं हमें, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। वैसे ये चीज़ बताने का मतलब ये है कि आपके फीलिंग्स में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का ये भी बोलना रहता है कि दे ऑकेजनली एक्सपेरिमेंट विद अल्कोहल, सिगरेट एंड ड्रग्स। वो ट्राई करते हैं, उनको पसंद आता है। पहले वो बोलते हैं नहीं हमारे पेरेंट्स ने मना किया, ये क्या वो क्या, फिर नए नए चीज़ों को देखते हैं तो ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है? जैसे कि इन टाइप के बच्चों को हम क्या देना चाहते हैं। दिस इज योर कंक्लूजन पार्ट, मेरिट डिमेरिट्स बोलो, कंक्लूजन बोलो, यही पॉइंट है, और भी है, नीचे नीचे है। Health education program need to be organized for adolescent to get a clear concept of structural and physiological changes in the body। देखो मैंने जो आज इतना बड़े सड़े पॉइंट को बोल दिया, मतलब कुछ लोगों को लगता होगा कि सड़ा हुआ पॉइंट सा, कुछ लोगों को लगता होगा कि बहुत अच्छा पॉइंट सा। जैसे कि हमने बात किया सेक्सुअल पॉइंट्स को लेके, हमने बात किया पीसीओडी, पीसीओएस पॉइंट्स को लेके, स्ट्रेच मार्क्स को लेके भी पॉइंट बोल दिया, बहुत सारे प्रेगनेंसी पीरियड्स को लेके भी बात किया गया, फैट को लेके बात किया गया, मसल्स को लेके बात किया गया। तो ये सारे पॉइंट्स ना क्या है, किसे पढ़ाना चाहिए? छोटे बच्चों को। ये सारे पॉइंट्स बच्चों को पढ़ाना चाहिए हेल्थ एजुकेशन के थ्रू। हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है बच्चों के लिए, जैसे कि बच्चों का साइकोलॉजिकल जो पॉइंट्स आता है ना, डिप्रेस्ड होते वो चेंज हो, प्लस फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस है उसके ऊपर क्लियर कंसेप्ट मिल जाए। बॉडीली जो चेंजेस है, बॉडी के विदिन जो चेंजेस है उसके बारे में बच्चों को पता रहे। दे कैन बी ट्रेन टू टेक केयर ऑफ देयर हाइजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं लेते हैं तो मेनी इन्फेक्शंस होता है, एंड यू नो दैट, आपको पता भी होगा, इरिटेशन होना सेक्सुअल पोर्शंस में, अगर टॉयलेट बहुत टाइम तक आपने स्टोर कर लिया है तो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। मेडिसिन बहुत ज़्यादा लेते हो तो टॉयलेट का कलर चेंज हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी का पीएच चेंज होता है। इन्फेक्शंस बहुत रेंज के हैं, और ये अगर चेंजेस हो रहे हैं तो आपका हेयर फॉल भी होता है सर पे। सोचो हार्मोनल चेंजेस कितना इफेक्ट करता है हर एक बॉडी पार्ट्स को। मेल का भी सेम है,
बॉयज़ के भी सेम है। इन्फेक्शन हो जाना, हाइड्रोसिलिक डिजीज़ है, वैसे ही आपके क्या होता है, स्ट्रेचिंग हो जाते हैं, कभी कभी पेन रह जाता है नर्व्स में, सेक्सुअल पोर्शंस में, ये मेल के भी है। समझ आया? तो ये सारी चीज़ों को अगर ट्रांसफॉर्म करने हैं, हाइजीन बढ़ाना है, प्रोटेक्शन बढ़ाना है, तो बच्चों को हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स देना पड़ेगा। क्रिएटिव आर्ट, डेवलपिंग हॉबीज, फिजिकल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, ये सब सिखाना पड़ेगा। आउटडोर एक्टिविटीज जस्ट लाइक एक्सकर्सन, मेले में ले जाना, कैंप्स खोल लेना, सो दैट द बॉयज कैन वर्क टुगेदर। बॉयज एंड गर्ल्स होगा एक्चुअली, यहाँ पे गर्ल्स छूट गया, टाइपिंग में लिख देना प्लीज। हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स कैन वर्क टुगेदर, एक साथ काम कर सके। दे आर स्ट्रॉन्ग नीड टू बिलोंग टू पीयर ग्रुप, एक ही पीयर ग्रुप में रहे, दोस्ती बढ़े। बट सोचो आज का जनरेशन का रहता है क्या है, नेगेटिव पॉइंट पे चलते हैं। इमोशनली दे आर नॉट स्टेबल, they are very weak in their studies because of this love lust. They believe in lust, not in love, not in affection. वो बिलीव नहीं करते हैं अफेक्शन में, वो लस्ट में चले जाते हैं। दे ओनली फील रोमांटिक थिंग्स। ओके, तो ये एक बीमारी क्रिएट कर सकता है। साइकोलॉजिकली बच्चा डिस्टर्ब हो गया तो अपने करियर से हट सकता है। तो अगर चाहिए तो प्रॉपर वे से बॉयज़ एंड गर्ल्स को एक ही साथ ही बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू, एक्टिविटीज़ के थ्रू, योगासनस मतलब योगा आसनस के थ्रू, योगासनस बोला गया, एक्सरसाइजेस, ये सब के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट है, वो भी ओपन कम्युनिकेशन। जो ये सोसाइटी हेजिटेट करता है ना टॉपिक्स लाइक सेक्स का बात बोलने से, तो हमने सेक्स को बहुत ही ख़राब कर दिया है। बट एक्चुअली सेक्स को अगर समझ लेते हो तो इशू नहीं है, ठीक है, ख़राब में नहीं जाएगा बच्चा। हमने उसको गलत तरीके से बताया, तो उनको वॉलंटियरिंग करना है। पार्टिसिपेट इन ए स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। देखो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी होता है, जैसे कि स्कूल के बच्चे स्कूल में आए दूसरे स्कूल में और वहाँ जाके न्यू फ्रेंड्स बनाए। और रूरल अर्बन एरियाज़ में भी होता है प्रोग्राम। गाइडेंस काउंसलिंग करवाना, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में भी बताना। बच्चा अर्न एंड लर्न का प्रोग्राम सीखना चाहिए, जैसे कि रूटीन करियर बनता है ब्राइट फ्यूचर के लिए, तो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना है। बच्चे को पार्ट टाइम जॉब के लिए इन्वॉल्व करो, बच्चे जैसे कम्युनिटी में इन्वॉल्व करे, अर्न एंड लर्न पॉलिसी में चले, जैसे हायर एजुकेशन कर सके, बिहेवियर में चेंजेस आ सके, नॉर्मल आगे बढ़े और ट्रांजिशन हो सक्सेसफुली। ट्रबल शूटिंग बिहेवियर आता है, ट्रबल शूटिंग जैसे कि बच्चा अल्कोहलिक है, स्कूल से भाग जाना, सेक्सुअल एक्टिविटी में जुड़ जाना, ड्रग्स लेना, ये सब आज के टाइम पे होता है, ठीक है। सो क्या हम